बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। कल हमने 6.2 तक के एमसीक्यूज हल किए थे। आज हम एमसीक्यूज करेंगे 6.3 और 6.4 के। मुझे उम्मीद है कि आप एमसीक्यूज को अच्छी तरह से कर रहे होंगे, क्योंकि ये चैप्टर जो है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि इसमें से एक शॉर्ट और एक लॉन्ग लाजमी आएगा। और अगर आप इसको चैप्टर को नहीं करते समझते तो ये आपके दो क्वेश्चन छूट जाएंगे। इसलिए आप इसकी बहुत अच्छी तरह से तैयारी करें और इसको अच्छी तरह से समझें। और एमसीक्यूज भी आपको थ्योरी को समझने में बहुत ज़्यादा हेल्प आउट करेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आप इसको फुली कंसंट्रेट करेंगे। तो आइए एमसीक्यूज का आगाज़ करते हैं। पहला एमसीक्यूज है एनसीआर। एनसीआर स्टैंड्स फॉर कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन जो है वो सिलेक्शन के तरीक़ाकार को फाइंड करने के लिए इस्तेमाल करते हैं कि कितने तरीके से किस चीज़ की सिलेक्शन हम कर सकते हैं। तो ये कॉम्बिनेशन होता है। और एन जो है वो आपके पास एक नंबर होगा और उसमें से कुछ आइटम्स आपने सिलेक्ट करने होते हैं, वो जो कि उसके बराबर भी हो सकता है और उससे छोटा भी हो सकता है। तो अब ये एन सी आर का जो सिंबल है उसको हम एन सी और आर इधर भी आजकल लिखा जा रहा है। वर्जन नया जो आ रहा है इसमें, और पुराना जो वर्जन था या नई जो पुरानी बुक है और या आपकी बुक है उसमें ये आर इस तरफ लिखा जाता है। दूसरा लिखने का तरीकाकार ये है कि एक ब्रैकेट बनाते हैं, उस ब्रैकेट में एन ऊपर लिखते हैं और आर उसके नीचे लिख देते हैं। तो ये दो स्टाइल हैं इसके एन सी आर को लिखने के। तो अब एन सी आर जो है इसका फार्मूला होता है एन फैक्टोरियल। जो नंबर ऊपर है वो उसी का फैक्टोरियल ऊपर आएगा और इसके डिनोमिनेटर में आर का फैक्टोरियल और फिर इन दोनों का डिफरेंस। तो इस तरह से ये फार्मूला है हमारा। तो फिर इसकी कैलकुलेशन करते हैं तो हमारा जो आंसर आता है वो इसकी वैल्यू होती है। उसने आपसे 13C11 की वैल्यू पूछी है, तो आप क्या करेंगे? 13 फैक्टोरियल अपॉन नीचे जो नंबर लिखा हुआ है उसका फैक्टोरियल और देन इन दोनों का डिफरेंस का फैक्टोरियल। तो डिफरेंस का फैक्टोरियल 13 - 11 का फैक्टोरियल बन गया। अब ऊपर वाला फैक्टोरियल जो है वो 13 है और 13 फैक्टोरियल को इसके बड़े नंबर तक ओपन करें, यानी जैसे 11 बड़ा नंबर है इन दोनों में से, वहां तक इसको आप रिड्यूस करते हुए स्टॉप लगाएंगे, यानी पॉज ले लेंगे। और ये 11 पहले से मौजूद है तो ये 11 फैक्टोरियल और ये 11 फैक्टोरियल आपस में कैंसिल आउट हो गए और नीचे जो है वो 2 बच गया। तो इस तरह से इसकी कैलकुलेशन करके ये आप आंसर दे सकते हैं। अच्छा, इसका कैलकुलेटर में भी एक यूज़ है। कैलकुलेटर से भी आप वैल्यू फाइंड करने के लिए अपना आंसर कंफर्म कर सकते हैं। इसको शिफ्ट का बटन दबा के डिवाइड दबाते हैं तो ये आपका एन सी आर का फंक्शन आ जाता है। और एन पी आर का फंक्शन जो है वो भी इसमें होता है। तो वो शिफ्ट दबा के मल्टीप्लाई का बटन दबाते हैं तो एन पी आर आता है। तो इसी तरह से दूसरा एमसीक्यूज है 5CR। तो 5CR को किस तरह से ओपन करके लिखते हैं, बस उसने ये आंसर आपसे मांगा है, वैल्यू नहीं निकालने को कहा। इसकी वजह ये है कि यहाँ आर हमें पता ही नहीं है। तो इसने क्या लिखा है? 5 फैक्टोरियल, 5 - R फैक्टोरियल और आर फैक्टोरियल। इसको पहले भी लिख सकते हैं आर को, और 5 - R को बाद में भी लिख सकते हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपके ऑप्शन पे डिपेंड करता है कि आपका ऑप्शन कैसा है। और ये तो फार्मूला ही पूछ लिया उसने, जो मैंने पीछे लिखा हुआ है फार्मूला, ये यही फार्मूला ही पूछ लिया है ये एमसीक्यूज में। तो मेरा ख्याल आप समझ गए होंगे कि इसका एन फैक्टोरियल और नीचे आर फैक्टोरियल और दोनों का डिफरेंस का फैक्टोरियल इस तरह से लिख के आंसर आ गया। और ये भी सेम ही एमसीक्यूज है 3C2।
तो इसको भी इसी तरह से इस फार्मूले में वैल्यू पुट करके निकालते हैं। तो ये आपने आंसर निकाल लिया 3 फैक्टोरियल, और इन दोनों का डिफरेंस और फिर नीचे वाले का फैक्टोरियल, और इसको कैलकुलेट कर दें तो आपका आंसर आ जाएगा। तो इसको 2 फैक्टोरियल से काट देंगे तो 1 फैक्टोरियल की वैल्यू 1 होती है, तो ये इसका आंसर आ गया 3। उसके बाद फिर ये दोबारा से फार्मूला पूछ लिया NCR का, और ये मेरा ख्याल आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। एक फार्मूला इसका और भी है एक्सप्रेस करने का। NCR को कभी कभी ऑप्शन में वो आंसर जो पीछे मैंने लिखा था वो नहीं लिखा होता, ये वाला जो है ना, ये ऑप्शन नहीं है, तो दैट मीन के उसमें से फिर ये वाला ऑप्शन होगा NPR अपॉन R फैक्टोरियल। उसकी वजह ये है कि अगर हम NCR का फार्मूला खोलते हैं तो ये n फैक्टोरियल अपॉन R फैक्टोरियल और डिफरेंस का फैक्टोरियल, तो P में भी यही होता है n फैक्टोरियल और दोनों का डिफरेंस का फैक्टोरियल, R फैक्टोरियल नहीं था। तो इसका मतलब है कि NPR जो है वो उसको ऊपर लिख दें, और जो इन दोनों के फार्मूले में जो चीज़ मौजूद नहीं होती वो R फैक्टोरियल है, वो इसके डिनोमिनेटर में लिख दें, तो ये इसका आंसर आ गया। तो ये ऑप्शन आपको ये देगा, या फिर ऑप्शन में आपको ये चीज़ देगा, एक ऑप्शन में देगा, दोनों नहीं देगा, और इसको अगर फर्दर आप खोलते हैं तो वही चीज़ बन जाती है। ये एक्सरसाइज 6.4 हम अब करने जा रहे हैं। तो 6.4 एक्सरसाइज जो है वो प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड है। प्रोबेबिलिटी के जैसे कि आप जानते हैं कि इसके लफ्ज़ी मीनिंग यही होते हैं कि किसी चीज़ के कितने चांसेस हो सकते हैं। एक बारिश का मौसम है तो हम ये कह सकते हैं भी बारिश होने के इम्कानात 90% हैं, तो ये एक किस्म का प्रोबेबिलिटी है कि ये एक बच्चा पेपर देने जा रहा है, उसके 2 चांसेस हैं, या फेल होगा या पास होगा। तो ये इस तरह के कुछ चांसेस होते हैं, या मैच जीतेगा या हारेगा। तो ये 2 ऑप्शन है इस तरह से, एक हेड है और टेल है, इसमें 2 ही ऑप्शन है। अगर आप उसको टॉस करते हैं तो ये इसके जो आउटकम है, इसकी जो चांसेस हैं, इसको फाइंड करने के लिए जो प्रोसेस है इसको कहते हैं प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी का जो क्वेश्चन होता है, इसके लिए पहले तो हम देखते हैं आउटकम या फेवरेबल इवेंट्स, और एक होता है सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस ये होता है जिसमें जितनी वैल्यूज़ होती हैं उसकी टोटल, वो सैंपल स्पेस है। जैसे कि एक कॉइन है, उसमें कितने साइड्स होती हैं, 2 ही साइडें हैं, हेड और टेल। और लूडो का जो छक्का होता है, यानी जिसको डाइस कहते हैं, उसमें 6 साइड्स होती हैं। तो 1 2 3 4 5 6 ये इसके ये सैंपल स्पेस है। तो इसी तरह से एक क्लास में अगर 50 बच्चे हैं तो वो सैंपल स्पेस 50 हो गया। तो अब ये उसमें से अगर फर्ज करें 50 बच्चों में से 46 पास हो जाते हैं, तो ये फिर सैंपल स्पेस अपॉन में लिखा जाएगा, पास ऊपर लिखा जाएगा, ये हम उसकी प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हैं। तो बिल्कुल इसी तरह से प्रोबेबिलिटी का फार्मूला है, नंबर ऑफ टेल्स और नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, यानी इसके साइड्स कितनी हैं, तो ये प्रोबेबिलिटी का तरीकाकार है। अब इसमें इसने ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है, कहता है कि एक कॉइन है, उसको आप टॉस कर दें। जब आप टॉस करेंगे तो उसमें कहता है कि टेल आने के कितने चांसेस हैं। तो पहले तो आप ये देखें कि इसमें आपका सैंपल स्पेस की तादाद कितनी है, यानी साइड्स कितनी हैं। तो 2 साइड्स हैं, तो अपॉन में ये लिख दी, और उसमें से टेल आने के कितने चांसेस हैं, एक ही चांस है, तो 1/2 इज़ द आंसर। और ज़्यादा से ज़्यादा इसको 0.5 लिख दे तो अलग बात है, लेकिन ये 1/2 भी लिख सकता है और 0.5 भी लिख सकता है। उसके बाद फिर ये सेम उसी टाइप का ही MCQs है। एक सिंगल टॉस है कॉइन का, उसमें हेड आने के चांसेस कितने हैं, तो ये भी वही सेम MCQs है। यानी सैंपल स्पेस में हमारे पास 2 साइडें हैं, और नंबर ऑफ हेड्स कितने होते हैं,
एक कॉइन के अंदर एक ही होता है, तो ये 1/2 इसका प्रोबेबिलिटी हो गई। एक डाइस है, उसको आपने रोल कर दिया, तो कहता है कि 6 ना आने के कितने चांसेस हैं। तो 6 आने के चांसेस तो हम निकाल सकते हैं कि सैंपल स्पेस 6 है और उसमें 6 आने के चांस कितना है, 5/6 है, 1/6 है। ठीक है। अब कहते हैं ना आने के चांसेस कितने हैं। तो ना आने के चांसेस को फाइंड करने के लिए आप क्या करें, क्या क्या किया करें कि प्रोबेबिलिटी, मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी जो होती है वो 1 होती है। 1 में से जो जो नहीं होने का चांस है वो माइनस कर देंगे, जो होने का चांस है वो माइनस कर दें, तो जो आंसर आएगा वो ना होने का आंसर आ जाएगा। तो ये देखें मैंने क्या किया है, मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी जो कि वैल्यू 1 होती है और लोएस्ट वैल्यू इसकी 0 होती है, और 1 से लेके 0 तक इसकी वैल्यू लाई करती है। तो मैक्सिमम वैल्यू 1 है। 1 में से नंबर ऑफ, ओ का मतलब ऑर्डर ऑफ 6 आने के चांसेस, नंबर ऑफ 6 वो कितने चांसेस हैं, वो 1 है। और ऑर्डर ऑफ सैंपल स्पेस वो है 6। तो 1 में से 1/6 माइनस कर दें, तो आपके पास ये बच जाएंगे 5/6। या तो इसकी डायरेक्टली भी आंसर निकाल सकते हैं कि आप इसकी देखें कि कितनी साइड्स बाकी बच गई, वो इसकी प्रोबेबिलिटी इस तरह भी निकाल सकते हैं, डायरेक्टली भी। तो ये माइनस करके निकालने में ज़रा सा ये हमारा कॉन्सेप्ट ज़रा क्लियर हो जाता है। तो माइनस लगा दिया, नॉट देखा, तो जो चीज़ हो चुकी है वो उसमें से माइनस कर दें, जो नहीं होगी वो आंसर आ जाएगा। इसी तरह से एक बैलेंस डाई है, उसको रोल कर दिया और हमें चाहिए 2 और 5। 2 और को मैं बहुत ज़्यादा जोर दे रहा हूँ, 2 और 5। जब भी प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन में और आ जाए तो इसमें आप प्लस का यूज़ करते हैं। ये देखिए मैंने प्लस लगा दिया यहाँ पे। तो इसका मतलब है प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 5। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 कैसे निकालेंगे कि 2 आने के चांस कितना है आउट ऑफ 6, तो ये देखें 1/6 है। और 5 आने के चांसेस कितने हैं, वो भी 1/6 है, और दोनों को प्लस कर दें तो ये आपका आंसर आ गया 2/6। इसको आप कैंसिल आउट करें तो 1/3 इज द आंसर। इस तरह से प्रोबेबिलिटी ऑफ अ सैंपल स्पेस जो है वो मैंने आपको पहले ही बताया है, मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी जो है सैंपल स्पेस की 1 होती है। यानी इसका मतलब है नीचे सैंपल स्पेस और ऊपर भी सैंपल स्पेस ही कह रहा है, तो सैंपल स्पेस की ही प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो नीचे तो सैंपल स्पेस वैसे ही आना है। तो ऊपर जो सैंपल स्पेस आप यूज़ कर रहे हैं वो उसी का आंसर मांगने की वजह से, तो इसलिए आपने इसका आंसर निकाला तो 1। तो ये मैंने आपको थ्योरेटिकली भी बता दिया, मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी ऑफ maximum probability and any item is 1। उसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यूज है, इफ अ बैलेंस डाई इज रोल्ड देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 3 इज। अब 3 का भी वही मामला है कि आपने एक डाई को रोल कर दिया, तो अब क्या चांस हो सकता है कि उसमें से 3 आ जाए। तो 3 आने के चांस 1 है, और सैंपल स्पेस मीन उसकी टोटल साइड्स जो हैं वो कितनी हैं, 6 हैं, तो 1/6 इज द आंसर। इफ अ डाई एंड कॉइन आर टॉस साइमल्टेनियसली देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 हेड्स। अब देखें एक कॉइन को उछालेंगे तो उसमें एक तो हेड आ जाएगा, और जो डाई है उसमें हेड नहीं होते, उसमें डॉट्स होते हैं, 1 डॉट, 2 डॉट, 3 डॉट, 4 डॉट, 3 5 6 डॉट्स, इस तरह से डॉट होते हैं, हेड एंड टेल नहीं होते। इसका मतलब है इसकी प्रोबेबिलिटी 0 है। दोनों एक साथ जो है हमारे पास हेड्स नहीं हो सकते, एक डाई और एक रोल उसमें, डाई और कॉइन में अगर दोनों कॉइन होते तो फिर हम इसका आंसर निकालते।
तो ठीक है, अब ये आगे बढ़ते हैं। इफ द बैलेंस कॉइन इज टॉस ट्वाइस, एक कॉइन को आपने 2 दफ़ा टॉस किया है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग बोथ टेल्स इज, हम चाहते हैं कि दोनों टेल्स हमारे पास आ जाएं। जब एक दो कॉइन को उछालें या 1 बाई 1 उछालें तो दोनों टेल हमें बनानी है। तो हम क्या करेंगे, इसका सैंपल स्पेस बनाएंगे। या तो दोनों हेड आ जाएंगे, एक हेड एक टेल आएगा, या एक टेल और एक हेड आएगा, या दोनों टेल आएंगे। तो अब आपके पास ये 4 वैल्यूज़ आई हैं। आप सैंपल स्पेस में आपके पास 4 ये हैं वैल्यूज़। अब वो आपसे जो मांग रहा है वो है कि बोथ टेल्स, अब बोथ टेल्स एक ही है, बोथ टेल्स, तो बोथ टेल अब 1 है, और सैंपल स्पेस में ये कितनी वैल्यूज़ हैं, 4 हैं, तो ये इसका आंसर है 1/4। उसके बाद है इफ कॉइन इज टॉस 3 टाइम्स, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 3 टेल्स इज, ये भी इसी की जैसा ही है, लेकिन इसमें हमारे पास सैंपल स्पेस की जो वैल्यूज़ हैं वो ज़्यादा हो जाएंगी। इसको सैंपल स्पेस को 2 तरह से फाइंड कर सकते हैं। एक तो ये कि आप एक कॉइन को अगर टॉस करते हैं तो 2 साइडें होती हैं उसकी, दूसरी दफ़ा जब टॉस करें उसमें भी 2 साइडें होती हैं, और तीसरी दफ़ा जो करते हैं उसमें भी 2 साइड्स होती हैं। तीनों कॉइन्स की 2 2 साइड्स हैं, मल्टीप्लाई करें तो 8 आ जाएगा। तो ये आपका सैंपल स्पेस की वैल्यू आ गई। और अगर आप इस तरह से लिखना चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, हेड हेड हेड, हेड हेड टेल, हेड टेल हेड, हेड टेल टेल। तो इस तरह से आप पहले एक एक लिखते हैं, फिर दूसरे दूसरे एलिमेंट लिखें, तो 8 आपने इस तरह से पूरा करने हैं। तो देखें तीनों टेल्स जो हैं हमारे पास, वो क्या कह रहे हैं कि इसमें से क्या फॉलो करना है हमने, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 3 टेल्स, तो 3 टेल्स जो हैं वो हमारे पास एक ही है। ठीक है, तो इसका मतलब है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 3 टेल्स, तो 3 टेल्स हमारे पास ये 3/6 आ गया। और उसके बाद इसका आंसर आया, इसमें आंसर गलत मार्क किया है मैंने, तो इसको हम चेक कर लेंगे, तो नेक्स्ट क्लास में बता भी देंगे। तो ये 1/2 आ रहा है मेरे पास। और उसके बाद है इफ़ अ डाई इज थ्रोन वंस, द प्रोबेबिलिटी टू गेट एन ऑड नंबर। अब आप एक डाई को रोल करते हैं तो आपके पास सैंपल स्पेस 1 2 3 4 5 6 होता है, और अब ऑर्डर ऑफ सैंपल स्पेस 6 है, और इसमें से ऑड नंबर ढूंढेंगे कितने हैं। ये एक ऑड नंबर ये 1 है, एक 3 है, और एक 5 है, तो इसकी वैल्यू आ गई 3/6। तो इसका आंसर आया 1/2। ठीक है, अच्छा, आई थिंक ये आंसर इसका सही है। तो ये लिखने में गलती हो गई, मेरा ख्याल कॉपी पेस्ट किया है तो उसमें गलती हुई। तो ये देखें 3 टेल्स हमारे पास एक ही है, और हमारे पास सैंपल स्पेस की वैल्यू 8 है, तो ये इसका आंसर आएगा 1/8। तो ये आप इसको ज़रा गौर कर लीजिएगा, करेक्शन कर लीजिएगा इसकी, जब आप नोट डाउन करेंगे अपने पास। तो मैंने कल कहा था कि अपने पास कॉपी और पेन ज़रूर रखा करें ताकि ये चीज़ें नोट करें। तो जब आदमी काम कर रहा होता है तो ध्यान कहीं हट जाए तो छोटी मोटी गलती हो सकती है। तो ये टाइपिंग मिस्टेक है, तो ये आप इसको करेक्शन कर लें। उसके बाद ये चैप्टर आपका मुकम्मल हो चुका है। तो मुझे उम्मीद है कि आपने अच्छी तरह से इसको समझा होगा, और इसको अच्छी तरह से प्रैक्टिस करें, और वैसे भी आधा कॉन्सेप्ट आपको बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाएगा थ्योरी को पढ़ने में। तो अब मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको आपके इम्तिहानात में कामयाबी अता फरमाए, और ज़िंदगी के दूसरे जितने भी कामकाज हैं उसमें भी आपको, और तालीम और उसमें भी कामयाबी अता फरमाए, और आपको बहुत ज़्यादा खुशियाँ अता करे। और साथ ही मेरी रिक्वेस्ट है कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको ये चैनल पसंद आया है, तो इसमें टॉपिक पसंद आया तो आप लाइक करें, और इस पर कमेंट्स भी करें, और दूसरों तक आप ये चाहते हैं कि ये वो भी फ़ायदा उठाएं इस चीज़ से, तो आप उनको शेयर तक करें। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।